आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी यहाँ पर आए। आज हमारे बीच में हैं राजेश जोशी जी। बीते लगभग 3 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय राजेश जोशी जी भारतीय पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनकी रिपोर्टिंग और संपादन की बारीक नजर, लेखनी का जादू और प्रेजेंटेशन का आकर्षक अंदाज हर पीढ़ी के पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों पर असर डालता रहा है। पत्रकारिता के अपने अनुभव में उन्होंने न्यूज मीडिया के तीनों ही माध्यमों, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल, हर जगह अपनी कलम और आवाज से अमिट छाप छोड़ी है। राजेश जी की पत्रकारिता का विस्तार बीबीसी, आउटलुक और जनसत्ता के स्वर्णिम दिनों तक फैला हुआ है। व्यवस्थित तौर पर अपनी पत्रकारिता का आगाज राजेश जी ने दिल्ली में जनसत्ता से किया और वे हिंदी पत्रकारिता के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण संपादकों में शुमार प्रभाष जोशी जी की टीम का हिस्सा भी रहे। यहाँ उनकी वाइब्रेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने उन्हें उस दौर के सबसे चर्चित पत्रकारों में शुमार कर दिया। राजेश जी ही वे पत्रकार थे जिन्होंने काफी चर्चित रहे जैन हवाला केस को पहली बार ब्रेक किया। इसके बाद राजेश जी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में प्रतिष्ठित अंग्रेजी न्यूज मैगजीन आउटलुक से जुड़े एक रिपोर्टर के तौर पर इस दौर में राजेश जी के करियर को और विस्तार मिला। चाहे भारतीय राजनीति के दाव पेच हो या अपराध जगत से राजनीति का गठजोड़, बिहार के जातीय नरसंहार हो या सांप्रदायिक दंगे, माओवादी आंदोलन हो या कश्मीरी अलगाववाद की गहरी तफ्तीश, ऐसे ही कई मसलों पर राजेश जी की रिपोर्टिंग का स्तर आज भी बेजोड़ माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता जगत का कल्ट फिगर माने जाने वाले मशहूर संपादक विनोद मेहता राजेश जी की पत्रकारिता के हुनर के कायल भी रहे हैं। अपनी चर्चित ऑटोबायोग्राफी लखनऊ बॉय में भी विनोद जी ने राजेश जी की पत्रकारिता का कई बार जिक्र भी किया है। राजेश जी बस्तर के हथियारबंद भूमिगत माओवादियों के बीच जाकर भी रहे और आउटलुक में उन पर ग्राउंड रिपोर्ट भी की गई। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने कारगिल और द्रास जाकर भी रिपोर्टिंग करी और राजेश जी को साल 1999 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फेलोशिप के लिए भी चुना गया। यहाँ आपने प्रेस फेलो के रूप में ब्रिटिश पुलिस में संस्थागत नस्लवाद विषय का विस्तृत अध्ययन किया। राजेश जी ने साल 2001 में लंदन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के साथ काम करना शुरू किया। आप लगभग 1 दशक तक लंदन में बीबीसी हिंदी रेडियो के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता रहे और बीबीसी के दौरान राजेश जी की रिपोर्टिंग का फलक दुनिया भर के कई देशों तक फैल गया। ब्राजील में अमेजन के जंगलों से लेकर पश्चिम अफ्रीका, क्यूबा, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान में की गई राजेश जी की रिपोर्टिंग ने बीबीसी हिंदी रेडियो के श्रोताओं को नए अनुभव से सरोबार किया और उनकी काफी सराहना भी हुई। भारत लौटकर राजेश जी ने 2013 में बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादन का कार्य भी संभाला। उनके संपादन में बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस ने अपने विश्वसनीयता और अनूठेपन को बरकरार रखा और नए मुकाम छुए। इसी दौरान राजेश जी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की सिंहला और नेपाली सर्विस की टीमों का भी मार्गदर्शन किया। 31 जनवरी 2020 को बीबीसी हिंदी रेडियो की शॉर्ट वेव सर्विस के आखिरी प्रसारण तक राजेश जी बीबीसी के साथ जुड़े रहे। वे हिंदी पत्रकारिता में विश्वसनीयता का पर्याय मानी जाने वाली बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस के आखिरी संपादक भी रहे हैं और पत्रकारिता की शिक्षा में भी राजेश जी का दखल रहा है। वे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर रहे और इसके अलावा भारतीय जनसंचार संस्थान में भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उन्होंने पत्रकारिता के छात्रों का मार्गदर्शन भी किया है। और साभार मीडिया फाउंडेशन राजेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मीडिया डायलॉग के इस पहले अंक में
अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। पुनः आपका बहुत बहुत आभार और एक बार जोरदार तालियों से अब स्वागत करते हैं राजेश जोशी जी। प्लीज। आप सब लोगों के सब्र का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने तन्मयता से ध्यान से सुनने के लिए यहाँ पे आए। और एक गुजारिश इस बीच ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आपको काउंटर करना है या कुछ अपने विचार जाहिर करने हैं, तो मेरे वक्तव्य ख़त्म होने के बाद रोहित शायद ये इस तरह का फॉर्मेट बनाया है कि आपके कोई सवाल होंगे वो भी, या आपका कोई ऑब्जर्वेशन होगा वो भी हम लोग सुनेंगे। तो उससे ये वन वे डायलॉग ना हो कि एक कोई मतलब शंकराचार्य बैठे हुए हैं और वो सब प्रवचन दे रहे हैं, उस तरह का ना हो। इसलिए उसकी भी गुंजाइश है, तो अपने सवालों को आप ज़रूर तैयार रखें। हम किन चीज़ों से डरते हैं, वो चीज़ें आप अगर अपने दिमाग में उनकी लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डरते हैं। ये बहुत व्यापक प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत व्यापक हो सकता है। हम अनिष्ट से डरते हैं, अज्ञात से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, दुर्घटना से डरते हैं, हिंसक जानवरों से, भूत प्रेतों से, शैतान से और ईश्वर से डरते हैं हम लोग। पर इससे हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। हम कुछ खतरनाक चीजों से डरते हैं, पर कई बार उनसे भी ज्यादा अनिष्टकारी खतरों को हम भांप पाने में अक्षम रहते हैं। मसलन एक दुधुआ बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सत्ता से भी डरता हो। इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा और बारीक और प्रासंगिक ढंग से उठाया जाए और पूछा जाए कि एक नागरिक किन चीजों से डरता है। एक नागरिक गुंडों से डरता है, माफिया और अपराधियों से डरता है, वो सरेआम जलील किए जाने और अपमानित होने से डरता है, ठगे जाने से डरता है, थाने में पीटे जाने, जेल जाने से डरता है, फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने से डरता है। उसे छापों से डर लगता है, इसलिए वो पुलिस और अफसरों से डरता है। वो अपनी आजादी जाने से डरता है, वो जेल जाने से डरता है, वो सत्ता से डरता है। डर क्या होता है, ये कैसा दिखता है, क्या आप या हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? डर एक एहसास होता है जैसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। खौफ का साया तारी होता है, आप उसको भीतर ही भीतर आपको परेशान करता रहता है। यह महसूस करना ही वो प्रक्रिया है जो आपको डरपोक, लाचार और बेचारा बना सकती है। यही डर आपको आज्ञाकारी भी बनाता है, यही डर आपको किंकर्तव्य विमूढ़ और निष्क्रिय यानी सुन्न भी कर सकता है। सर्कस के घेरे में खेल दिखाने वाला शेर इसी डर को मुसलसल महसूस करता रहता है। उसे खेल बंद हो जाने के बाद अपने अंधेरे पिंजड़े में भी ट्रेनर के हंटर की चटकती आवाज डराती रहती है। आज्ञाकारी बने रहना सर्कस के शेर का स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। एक आजाद नागरिक किसी आजाद शेर की तरह होता है, और सत्ता का स्वभाव बिजली के हंटर वाले ट्रेनर जैसा होता है, जिसे शेर को हमेशा डरा कर रखना होता है ताकि वो ट्रेनर के इशारों पर खेल दिखाता रहे, और उसके तेज दांत और पैने नाखून भी उसके भीतर भर चुके डर को चीर न सके। राजे महाराजे, बादशाह और नवाब, वायसरॉय और उनके फौजी जर्नैल सदियों से नागरिक को डराते आ रहे हैं। गाहे बगाहे नागरिक सत्ता के इन कारकुनों से टकरा भी जाते हैं, ज्यादातर बार मात खाते हैं, कभी कभार जीत का भ्रम भी हो जाता है। इसी टकराहट और कश्मकश के बीच जनतंत्र की कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और अंततः यह तय पाया गया कि नागरिक को डराकर रखना सभ्यता की निशानी नहीं है। सामंती युग में होता था, जब गुंडे मवाली हमारे बादशाह बन जाते थे, उस दौर में होता था। लेकिन जब सभ्यता की और नागरिकता की लड़ाइयां लड़ी, तो यह महसूस किया गया कि सत्ता के संचालन में नागरिक को भागीदार बनाया जाए, उसे सत्ताधीशों को चुनने का हक मिले और उसे अपनी बात बेखौफ ढंग से कहने और लिखने की
आजादी मिले। इस व्यवस्था को आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र या गणतंत्र कहा गया। इस व्यवस्था में नागरिक अपने शासकों को अपने ही बीच से चुनता है, और अगर उन्हें सत्ता से हटाना होता है तो चुनाव के जरिए सत्ता से हटा भी दिया जाता है। इस व्यवस्था में पुलिस, फौज और अफसरशाही पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नागरिक नियंत्रण का असर होता है। नागरिक तय करता है कि कोई पुलिस या फौज या अधिकारी बेलगाम ना हो जाए, इसीलिए वो अपने प्रतिनिधि चुनता है। नागरिक को बेखौफ बोलने और लिखने की आजादी होती है। पहले के जमानों में बादशाह ही न्यायाधीश होता था और वही दंडाधिकारी, पर नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को यानी न्याय करने वाले को सत्ता की गिरफ्त से आजाद कर दिया गया। नागरिक को न्याय मिले और सत्ता को आईना भी दिखाया जाता रहे, इसके लिए इजाद की गई आजाद प्रेस, जो शासकों, दंडाधिकारियों और न्यायमूर्तियों से भी आजाद थी। इसे कहा गया फोर्थ स्टेट, यानी जनतंत्र का चौथा खंबा। नागरिकों को बताया जाता था कि यह खंबा जितना मजबूत होगा, जनतांत्रिक व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत रहेगी। जब तक फ्री प्रेस होगी, यानी अखबार आजाद होंगे, तब तक सत्ता बेलगाम नहीं हो सकती। यह हम सबको बताया गया था, स्कूल से लेकर के, नागरिक शास्त्र की कक्षाओं से लेकर के, और समाज में भी। यानी नागरिक को डरा कर रखना अब असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो गया था। किसी नागरिक की अगर कहीं सुनवाई नहीं होती थी तो अखबार के दफ्तरों में जाता था, और उसे भरोसा था कि उसकी कहानी अगर अखबार में छप गई तो सरकारी महकमे हिल जाएंगे, सरकारें शर्मसार हो जाएंगी, न्याय की मूर्तियां न्याय न दिला सकने के पाप बोझ में पिघल जाएंगी, और अंततः नागरिक की जीत होगी। नागरिक को न्याय दिलाने की लड़ाई में अखबारों ने केंद्रीय भूमिका निभाई। निरंकुश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में तो अखबारों के तेवर इस कदर बेखौफ और उग्र हो गए कि उपनिवेशवादी उन्हें देश में विद्रोह की लहर फैलाने वाले औजारों की तरह देखने लगे, खौफ खाने लगे, उनसे डरने लगे। खासतौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों ने निडर होकर फिरंगी शासन के खिलाफ जंग सी छेड़ी। उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजों को 1878 में, लगभग 144 साल पहले, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। मैं थोड़ा इतिहास में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वर्तमान को इतिहास की नजर से ज्यादा बेहतरीन समझा जा सकता है, बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। हम अपने विगत को अच्छी ढंग से समझ लें तो वर्तमान भी समझ में आता है, और कई बार ये लगता है कि वर्तमान क्या विगत का रिपीटिशन है, क्या हम वापस उसी काल में पहुंच चुके हैं, या वहां से आगे बढ़ने के भरम में जी रहे हैं। बहरहाल वर्नाकुलर की मैं बात कर रहा था। वर्नाकुलर यानी देसी भाषाएं। अंग्रेजी का इस शब्द दरअसल अंग्रेजी का नहीं, लैटिन से निकला है, वर्ना। इसका मूल वर्ना जो है उसका अर्थ होता है होम ग्रोन स्लेव, यानी घर का पाला पोसा गुलाम, वर्ना बोलते हैं उसको। और वर्नाकुलर यानी घर में पाले पोसे गए गुलाम की भाषा। अब मैं भाषाविद नहीं हूं, इसलिए इसकी मूल में वर्ना का क्या गुलाम है इसके दावे में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वर्नाकुलर भाषाएं जो हम लोग हिंदी भाषी हैं या कुमाऊनी भाषी हैं, और एक अंग्रेजी भाषी तबका है, दोनों में फर्क ये अंग्रेजों के जमाने से वर्नाकुलर उसको बताया गया, नेटिव लैंग्वेज जिसे कहा गया। लेकिन तथ्य यह है कि अंग्रेजों के लिए भारतीय भाषा के अखबारों को कुचलना जरूरी हो गया था, और ये काम लॉर्ड लिटन ने किया। तब के पत्रकार, संपादक, बुद्धिजीवी और भारत के दूसरे लोग लॉर्ड लिटन से डरे नहीं। इंडियन एसोसिएशन ने इस काले कानून के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। 3 साल बाद लॉर्ड रिपन जब भारत का महाप्रभु बनकर विलायत से आया तो उसे इस कानून को रद्द करना पड़ा 1878, और 3 साल बाद 1881 इस कानून को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। 1878 में भारतीय भाषाओं के 35 अखबार निकलते थे। ऐसी जानकारी आपको नेट पे भी मिल जाएगी, और ये तथ्य है। और ज्यादातर जो भाषा की भाषाई अखबार थे, जिन्हें अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस कहता था, वो अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ स्टैंड लेते रहते थे। बंगाल से उस वक्त अमृत बाजार पत्रिका अखबार निकलता था, जिसके संपादक थे शिशिर घोष। एक अंग्रेज अधिकारी एशले ईडन ने घोष को तलब किया और कहा कि
मैं आपके अखबार के लिए रेगुलर कॉलम लिखना चाहता हूं, और उस वक्त अंग्रेज अगर लिखे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी। एशले ने कहा कि शर्त यह है कि आपके अखबार में जो कुछ भी छपेगा उसका फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी मैं हूंगा। मुझे वो अख्तियार आप दें कि मैं फाइनल अथॉरिटी हूं। तो घोष ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस देश में कम से कम एक ईमानदार पत्रकार तो रहना ही चाहिए। और ये बात है 1878 की। आज हम 2024 जनवरी की 7 तारीख को ये बात कर रहे हैं, और ये कितनी रेलेवेंट ये बात लगती है कि इस देश में कम से कम एक पत्रकार तो ईमानदार होना ही चाहिए। इस देश में ईमानदार पत्रकारों की कमी नहीं है, लेकिन जिनकी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची सुनाई पड़ती है, जिनकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट सुनाई पड़ती है, वो कितने ईमानदार हैं? आप सब लोग टेलीविजन देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप खुद ही उसको जज कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था क्या? आपने सब ने इतिहास के जो छात्र रहे हैं उन्होंने पढ़ा है। इसमें मैजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को इख्तियार था कि वो किसी भी अखबार के प्रकाशक या प्रिंटर को समन कर सकता था और उससे अंडरटेकिंग लिखवा सकता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं छापा जाए, या जो कुछ आप छाप रहे हैं उससे ऐसी ध्वनियां ना निकले जिससे ब्रिटिश हुकूमत को जो मोहब्बत करती है, अपार मोहब्बत करती है भारतीय जनता, उसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए, डिसअफेक्शन ना पैदा हो। अखबारों की ये जिम्मेदारी है कि सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात ना छापे, और यह अधिकार दिया गया था मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस कमिश्नर को, कि वो तय करेंगे। और उसके पास और क्या अधिकार होता था कि अखबारों को जब्त किया जा सकता था, प्रिंटिंग प्रेस को बंद किया जा सकता था, मशीनों को जब्त किया जा सकता था, और सबसे बड़ी बात थी कि इन फैसलों के खिलाफ अदालत में भी अपील नहीं की जा सकती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो, अगर आप अधिकारियों के या प्रशासन के खिलाफ कुछ कहना है तो आप कहाँ जाएंगे? अदालत में नहीं जा सकते। इसलिए इसको बहुत ही रिप्रेसिव कानून माना गया। और वो कौन कौन से अपराध थे? अपराध इन्वर्टेड कॉमा में, जिनके लिए भाषाई अखबारों को सजा दी जा सकती थी। उन पर आरोप लगाया जा सकता था कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश हुक्मरान या व्यक्तियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार की गतिविधियों में रोड़ा डालने के लिए कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर, इस तरह के आरोप लगा के अखबार बंद किए जा सकते थे। जाहिर है वो अंग्रेजों के जमाने की बात थी, और भारत अब एक स्वतंत्र गणराज्य है, हम लोग आजाद नागरिक हैं। भारत का लोकतांत्रिक, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष संविधान हमारी प्रेस और टेलीविजन मीडिया को सब कुछ कहने सुनने की आजादी देता है। अब हम आजाद हैं। ऐसे में सरकार ने 3 कानून बनाए। मौजूदा सरकार टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मसौदा कहता है कि आप जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट करें, हम में से हर कोई ब्रॉडकास्टर है। आप मोबाइल फोन से व्हाट्सएप मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की परिभाषा में वो भी आता है। तो पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर और आम नागरिक के बीच में जो दीवारें थी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो दीवारें थी, पत्रकार, आम नागरिक, न्यूज के कंज्यूमर के बीच में, वो अब काफी धुंधली पड़ चुके हैं, ब्लर्ड हो चुकी है। आप ये मोबाइल फोन से वीडियो खींच रहे हैं, इसको आप सोशल मीडिया में डालेंगे तो आप ब्रॉडकास्टर। आप व्हाट्सएप से एक ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उससे आपने कुछ इसी आज की दोपहर के बारे में कुछ मैसेज भेजा, वो भी ब्रॉडकास्टिंग है। तो ब्रॉडकास्टिंग की जो परिभाषा है बहुत ब्रॉड, व्यापक, ब्रॉड बेस्ड हो गई है। उसमें इस मसौदे में एक बात कही गई है कि जो कुछ भी आप ब्रॉडकास्ट करें उसे कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी सेल्फ सर्टिफाइड करेगी। एक कमेटी होगी जो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी, वो तय करेगी कि ये कंटेंट ठीक है या नहीं है, कानून का उल्लंघन करता है या नहीं करता है।
और कानून के जानकारों ने इन तमाम कानूनों का अध्ययन किया है। दिल्ली में अभी कुछ ही समय पहले डीजी का एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही। उनका कहना है, कानून के जानकारों का कहना है कि सरकार और उसकी मशीनरी को इन कानूनों के जरिए असीमित अधिकार मिल जाए। कई बार हमको बहुत सारी चीजें सामने दिखती है, लेकिन जब तक हम पे असर नहीं होता है, जब तक हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं लगती हैं या हमारे खिलाफ एक FIR नहीं हो जाता है, तब तक एहसास नहीं होता ये तो किसी और के साथ हुआ था, हमारे साथ थोड़ी होगा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये कानून जब इतनी व्यापक परिभाषा रखेंगे तो किसी पर भी असर हो सकता है। जहां आपने कानून तोड़ा वहां पर आपका असर होगा ही होगा। और कानून क्या है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। मैं उसकी डिटेल्स में यहां नहीं जाऊंगा कि क्या कानून है, बहुत पेचीदा है, वो सब आप लोग जानेंगे। लेकिन ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है, इसके बाद सरकारी अफसर किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं। आप जहां से यहां से हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर अधिकारियों को यह लगा कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, आपको यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं या फेसबुक पे कुछ करते हैं, अगर अधिकारी को ये वो सेटिस्फाइड है, मुतमईन है इस बात से ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो कभी भी आपको बिना बताए आकर के आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन या ये जो भी डिवाइस आपके पास है उसको जब्त कर सकता है, ले जा सकता है, कोई कारण बताए। खैर उसकी फिर और पेचीदगियां हैं कि आप 7 दिन तक या 10 दिन तक वो बताएगा आपको, उसका और अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन ये ब्रॉड में उसको अधिकार मिल जाते हैं। एडिटिंग मशीन, ये सब चीजें वो ले जा सकता है। अब आपकी तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपने सोचा कि मैं यूट्यूब चला रहा हूं, जो कुछ मर्जी वो मैं कहूंगा, और लेकिन अधिकारी आ गया, पूरी लटपटी उठा के ले गया, तो आप तो रह गए। उसके अलावा अगर FIR होता है तो फिर आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इस हद तक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन कानून सरकारें कानून बनाती इसलिए हैं कि उनको बहुत ज्यादा अधिकार मिले। अभी मैंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जिक्र किया था, जिसमें प्रावधान था कि आप सरकारी फैसले के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। क्या आप में से किसी को 3 कृषि कानूनों की याद है? इन कृषि कानूनों में एक व्यवस्था यह थी कि अगर विवाद की स्थिति कुछ होगी किसान के और सरकार के बीच में, तो स्थानीय SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके पास किसान जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कौन सही है कौन गलत है, और उसका फैसला आखिरी माना जाएगा। उस फैसले के खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते। 140 साल पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप अदालत के पास नहीं जा सकते थे। 2022 में जब कृषि कानून आए तब भी वही क्लॉज थे कि आप अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जनता के दबाव में अंग्रेज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस लेने पर मजबूर हुए थे और स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक सरकार को भी 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। आज जनवरी 2024 की इस खुशनुमा और सर्द दोपहर में कुमाऊं के इस ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में इकट्ठा हुए हैं ताकि मीडिया और डेमोक्रेसी जैसे विषय पर एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। इसका बैकग्राउंडर के तौर पर मैंने ये लिखित वक्तव्य तैयार किया था ताकि एक जैसे पर्चा पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, एक तैयारी उसके लिए। लेकिन अब मैं बात कहने जा रहा हूं उसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, वो मेरे अनुभवों पर आधारित है और आपके हमारे साझा अनुभवों पर आधारित होगी। कुछ लोगों ने पत्रकारिता की होगी, वो भी उससे गुजरे होंगे। मैं आपको ले चलता हूं उस दौर में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में। बहुत सारे लोग यहाँ पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, हमको याद है उस दौर की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक नारे के साथ चुनाव में गई। इंदिरा गांधी की हत्या के एकदम बाद जो चुनाव हुआ लोकसभा का, राष्ट्र की एकता और अखंडता के नाम पर वोट मांगे कांग्रेस ने। उस वक्त ये लग रहा था कि देश टूट जाएगा और इस देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी है कि
कांग्रेस पार्टी को मदद की जाए या उसको सपोर्ट किया जाए। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, और भारत की जनता ने सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे दिल्ली में, कलकत्ता में, कानपुर में, कलकत्ता में तो नहीं होने दिए गए थे, दिल्ली, कानपुर और पूरे तमाम जगहों पे, अल्मोड़ा में भी हुए थे, बहुत सारे सिख लोग जिंदा जला दिए गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमला हुआ था, और एक दुश्मन हम लोगों को मिल गया था। अब ये जो सिख है ये दुश्मन है। आम लोगों को ये दिमाग में आ गया था कि ये देशद्रोही है, कि इन्होंने इंदिरा जी की हत्या कर दी। उस वक्त दूसरा दुश्मन कोई और नहीं था। बार बार शायद हमारे दुश्मन बदलते रहते हैं, एक दुश्मन चाहिए, आज ये है तो कल वो है, तो कल वो है, ताकि बाकी लोग गोलबंद होकर के उस दुश्मन पे हमला कर सके। एक डार्ट जो बोर्ड होता है ना, इसमें आप डार्ट मारते रहें। जो चुनाव का नतीजा आया उसमें राजीव गांधी को फुल मेजोरिटी मिली, 400 से ज्यादा सीटें, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एम कर रही है या पार्टी एम कर रही है कि इस अब की बार 400 पार। उस वक्त राजीव गांधी 400 पार हो गए थे, रोड रोलर मेजोरिटी मिली थी। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा में थे, ऐसा मुझे याद आता है। और उसके 86, 87, 88 2-3 साल बीतते बीतते जब राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि दी गई, ईमानदार और सुदर्शन, ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला शायद हिंदुस्तान को जो जीन्स पहन के और हैट लगा करके और टी शर्ट पहन करके नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वगैरह वगैरह जाते थे वो, और उनकी पिकनिक वाली तस्वीरें छपती थी। और तमाम नौजवान हिंदुस्तान का उस वक्त बिल्कुल राजीव गांधी के रंगों में रंगा हुआ था। वो रंग उतर गया 2 साल 3 साल के अंदर ही। और वो दौर था जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत। मैं जब जनसत्ता अखबार ज्वाइन किया था उस वक्त राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स के आरोप लगने शुरू हुए थे कि राजीव गांधी ने 64 करोड़ रुपए की दलाली बोफोर्स कंपनी से ली। ये आरोप लगने शुरू हुए थे, और विपक्ष जो बिल्कुल गया गुजरा मरा हुआ विपक्ष था, घुटने टूट चुके थे, उसने इसको लपक लिया। और उस विपक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जितनी गैर कांग्रेसवादी पार्टियां थी वो सब उसमें मौजूद थी। और उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा बना करके, राष्ट्रीय मोर्चा ही नाम था शायद पीसी भाई को, दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें लेफ्ट विंग से लेकर के राइट विंग तक सब इकट्ठा हो गए, कम्युनिस्टों से लेकर के और एक्सट्रीम कम्युनिस्टों से लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ये सब लोग इकट्ठा होकर राष्ट्रीय मंच बनाया था, जो राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगाता था, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। 64 करोड़ रुपए का बोफोर्स। और राजीव गांधी ने एक तरह से घबरा करके रिएक्शन हुआ या पैनिक हुआ, एक के बाद एक ऐसे कानून वो लेके आए, जिन कानूनों का अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया, उससे भी सिनिस्टर कानून वो लेके आए। कौन से कानून थे? उसका नाम था, जो पत्रकारों पर खास तौर पे उसको दबाव डालने के लिए था, मेरे दिमाग से उतर रहा है वो, एंटी डिफेमेशन बिल था वो। एंटी डिफेमेशन बिल, यानी आप किसी को अगर डिफेम करने के लिए कोई खबर छाप रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी। दूसरा एक था पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल, आपकी चिट्ठी पर नजर सरकार रखेगी, और ये कानूनी अख्तियार उसने ले लिया था या लेने वाले थे, ड्राफ्ट बिल था। इस तरह के एक तरफ तो कानून बन रहे थे, दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार था उस वक्त, उसके इमारतों पे छापे पड़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की इमारत पे इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शायद, इन लोगों ने छापे मारने शुरू किया, और मैं विटनेस हूं उसका, मैं ट्रेनी रिपोर्टर था शायद। सब हमको बाहर, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग जो दिल्ली में है, हमको अंदर, बाहर से अंदर जाने की और अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी, सील कर दिया गया था। और एक एक जो अधिकारी हैं, एक एक सब फाइल देख रहे थे और पता कर रहे थे कि यहाँ क्या गड़बड़ियां उस दौर में था। उस दौर में मैं जनसत्ता में काम करता था, प्रभाष जोशी हमारे संपादक थे, और हम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म का एक गढ़ समझते थे। हमारी समझ थोड़ी कच्ची थी, आप समझ में आता है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट अखबार नहीं, एंटी कांग्रेस अखबार था। क्योंकि जब राजीव गांधी कमजोर होते चले गए, उनके खिलाफ आरोपों का एक अंबार लग गया,
विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्ष की एक धुरी बन गए, सरकार से बाहर निकले। उन्होंने वाम और दक्षिण दोनों को साथ लेकर के सरकार बनाई। और जब दक्षिण पंथ को यह लगा कि अब उसका पूरा हिंदुत्व का एजेंडा खत्म होने वाला है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया था, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया बाद में। और आडवाणी की वो यात्रा चली सोमनाथ से अयोध्या तक, जो अब 22 जनवरी को भव्य मंदिर का वहां उद्घाटन होने वाला है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो वो एक यात्रा वहां से शुरू हुई। उस दौर में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय लिखा। तमाम छात्र, नौजवान, बेरोजगार, नीची जातियों के वो सड़कों पर उतर आए, सेल्फ एमोलेशन करने लगे, बहुत सारा आंदोलन हुआ, एंटी मंडल एजिटेशन जिसको बोलते हैं। अरुण शौरी ने उस वक्त जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, उन्होंने एडिटोरियल लिखा, सीधे स्टूडेंट्स, सीधे छात्रों को संबोधित करते हुए, स्प्रेड द एजिटेशन। आग लगी हुई है, आप उस आग में पानी डालने की बजाय, उसे ठंडा करने की बजाय, उसे समझाने की बजाय उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और कह रहे हैं स्प्रेड द एजिटेशन। अरुण शौरी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और मेरी कोई औकात नहीं है कि अरुण शौरी की पत्रकारिता में मैं सवाल करूं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कई बार सवाल करना, क्योंकि उस दौर की हम बात कर रहे हैं, मीडिया और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी थी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, पछावत को लेकर के या उससे पहले कुछ मसला था। अरुण शौरी ने, जिनकी नई नई नौकरियां लगी हैं मुझ जैसे लोग, उन सब लोगों को मैसेज दे दिया गया कि आप हड़ताल तोड़ने में शामिल होइए। अगर नहीं होते तो इशारे से समझा दिया गया कि आपकी नौकरियां गई। तो इसको तमाम नौजवान, आज भी अगर कोई नौकरी के लिए कोशिश करता है तो उसको इस तरह की धमकी दी जाएगी तो बिल्कुल वो खामोश हो जाएगा। जितने पत्रकार थे, मंगलेश डबराल हमारे अग्रज मेरे साथ, हमारे साथ काम करते थे, मतलब वो रविवार के संपादक थे, रविवारी पत्रिका जो होती थी जनसत्ता की, उन समेत वहां से लेकर उतने वरिष्ठ से लेकर के मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, मैं भी उस कॉल में आया। हड़ताल के खिलाफ हमने काम किया। तो ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है पत्रकारों की, वहां की उनकी, किसी का मोबाइल अगर फोन बज रहा है तो थोड़ा सा बंद कर दे, अच्छा रहेगा, या मशीन बचा, कैमरा कह रहा है कि वो इसमें टेप खत्म हो गया शायद। 3:55 हो चुके हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख के मैं अभी जनसत्ता की बात कर रहा हूं, 2 मिनट आउटलुक की बात करूंगा और फिर बीबीसी में आऊंगा, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा, फिर आप। उस दौर में अरुण शौरी ने जब ये कहा कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती थी पत्रकारों की, वर्किंग जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, उस पर सवालिया निशान लगा दिया। उनको हाथ मरोड़ करके कहा कि आप हड़ताल तोड़िए, ट्रेड यूनियन के साथ मत जाइए, कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म कीजिए। और बाद में जो पत्रकारिता में आज कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेड यूनियन का, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी शुरुआत उन्हीं दिनों में हुई थी। तब न तो पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, न नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लेकिन वो शुरुआत हो गई थी। और जब भी ट्रेड यूनियन पर सवाल उठता है तो जो ट्रेड यूनियन लीडर्स होते हैं, उनको ट्रेड यूनियन के मेंबर्स से ही उन पर सवालिया निशान लगाने शुरू करते हैं। अरे ये तो नेतागिरी करने वाले हैं, इनको पत्रकारिता से क्या लेना देना। क्या करता है? नेतागिरी करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जनतंत्र का एक बहुत ही सॉलिड पिलर है। जैसे पार्लियामेंट है, जैसे विपक्ष है, जैसे सत्ता पक्ष है, फौज है, मिलिट्री है, न्यायपालिका है, वैसे ट्रेड यूनियन भी। इट्स अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब आप उस पर सवालिया निशान लगा देते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी संस्थान को, किसी भी व्यवस्था पर आप सवालिया निशान लगा दीजिए और कह दीजिए कि ये घटिया है, तो आप सबसे पवित्र चीज का नाम लीजिए, उस पर सवालिया निशान लगा दीजिए। आने वाली पीढ़ियां अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लेंगी। जैसे सेक्युलरिज्म,
एक जमाना था जो सेक्युलर होना एक बड़ी अब फख्र की बात होती है। आपका संविधान जो है, आपको सेक्युलर संविधान दिया गया है। आप सत्ता किसी एक धर्म के, किसी एक संप्रदाय के पक्ष में नहीं होगी, सरकार किसी के पक्ष में नहीं होगी। ये सेक्युलरिज्म था। लेकिन सेक्युलरिज्म पर जब अटैक करना शुरू किया लालकृष्ण जी ने, आडवाणी जी ने, उन्होंने कहा कि ये स्यूडो सेक्युलर है और ये असल में नुकसान करते हैं। आज ये जो पॉलिटी आज की हमारी है, उसमें सेक्युलर अपने आप को कहने वाले लोग, फख्र से कहने वाले बहुत कम बचे हैं। जो सेक्युलर हैं भी, वो भी कहते नहीं है। अब ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मेजोरिटेरियनिज्म के इस तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को कहें कि हाँ, गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं। इसकी इसकी बुनियाद जो है तब पड़ चुकी थी। इंडियन स्टेट सॉफ्ट स्टेट है, यह भी आडवाणी ने कहा था कि भारत का जो स्टेट है ना, कोई भी आके चला जाता है, कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, इंडियन स्टेट को सॉलिड होना चाहिए। जब वो होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हम लोग हॉट परस्यूट करेंगे। हॉट परस्यूट मतलब ये है, पता नहीं उस वक्त उनका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, उन्होंने बाद में उसको जस्टिफाई भी किया, कहा था कि उस तरह की बात नहीं है। हॉट परस्यूट मतलब आप दूसरे मुल्क की सीमा का उल्लंघन करके पार जाके अपने दुश्मनों को मारेंगे, हॉट परस्यूट है। टेररिस्ट का हॉट परस्यूट, उनके पीछे गए, वो किया। तो उस वक्त इंडियन स्टेट इतना मजबूत नहीं था अकॉर्डिंग टू उनके, तो सॉफ्ट स्टेट मांगते थे। अब आज सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई हैं, वो एक इंडियन स्टेट के जो बदलता हुआ नेचर है उसका प्रतीक है। उन तमाम चीजों में, उन तमाम व्यवस्थाओं में, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे ट्रेड यूनियनिज्म है, उन पर सवालिया निशान लगा के उनको धीरे धीरे कमजोर किया गया। और उस दौर की पत्रकारिता में जो भी लोग होंगे, उन्होंने अपनी आंखों से सबको देखा होगा। आउटलुक में जो मेरे अनुभव रहे, अब मैं आउटलुक में आता हूं। आउटलुक में जब मैं था, हिंदुस्तान जैसा आज है वैसा तब नहीं था। नेहरू का असर उस वक्त था, यानी उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन पर भी नेहरू का असर था। उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जब उसका गठन हुआ, अपना केंद्रीय नारा गांधीवादी समाजवाद बताया। गांधीइज्म और सोशलिज्म, जो आज आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी गांधीवाद को, गांधी को तो मानते हैं, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की बात कोई नहीं करेगा। कैसे कैसी चीजें बदली। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ एक इंटरेक्शन करने का मुझे भी मौका मिला। उस दौर के एक खास तौर पे कांग्रेस जब स्थापित पार्टी थी, और उस दौर में जो पत्रकारिता करते हुए कांग्रेस के लीडर्स से, कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते थे, तो ये लगता था कि कांग्रेस वालों को ना किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। आलोचना कितनी करते रहिए, आप उनके खिलाफ कुछ भी लिखिए, वो मुस्कुराएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, बात करेंगे, एक्सेस देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी कर देंगे। अरे पार्टी के भीतर ये चल रहा है, पार्टी के भीतर वो चल रहा है। आलोचना के प्रति सेंसिटिव नहीं थे। गैंडे की खाल है, उनके खिलाफ कुछ भी लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा, इस तरह की हमारी समझ उस वक्त बनी थी। हमें मालूम नहीं था कि चीजें किस कदर बदलने वाली हैं। आपको एक्सेस ही बंद हो जाएगा, आप सूचना तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो आप वो सूचना इकट्ठा करके, पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करके आगे कैसे बढ़ाएंगे, जनता को कैसे इंफॉर्मेशन देंगे। इस दौर में पूरी वो सूचनाओं का जो सिलसिला था, फ्री फ्लो उनका बंद हो गया, और एक खास तरह की सूचनाएं का फ्री फ्लो दुगना तिगुना बल्कि 100 गुना हो गया। मैं लोगों से पूछता हूं, जैसे मैं सड़क पे चलता हूं या ऑटो वालों से बात करता हूं, कुछ करता हूं, सबको ये तो मालूम है जोधपुर में कन्हैया लाल का मर्डर किया, वो सबको मालूम है। एक व्हाट्सएप में आया है, कन्हैया लाल का इन लोगों ने मर्डर कर दिया, इन लोगों ने। मैंने कहा अच्छा भाई, आपको शंभूलाल रैगड़ का नाम याद है? किसी को नाम है?
शंभूलाल रैगड़, जिसने वीडियो में एक कत्ल किया, अभी वो गिरफ्तार है। व्हाट्सएप से वो या दूसरी सोशल मीडिया से वो चीजें नहीं फैली। एक खास तरह की इंफॉर्मेशन तमाम तरह लोगों तक पहुंचती है, और एक खास तरह की इंफॉर्मेशन कुछ कम लोगों तक पहुंचती है। एक ऐसा सिस्टम है जो जिसके बारे में हमें अलर्ट होना बहुत जरूरी है। तो वाजपेयी, उनसे उस वक्त दौर में मैं ऐसे सवाल कर सकता था जो आज किसी से नहीं कर सकता हूं। लखनऊ से वो पर्चा भर रहे थे, उन दिनों वो विपक्ष में नहीं थे। मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका ओहदा, वाजपेयी जी का ओहदा बहुत बड़ा था। उन दिनों भी ये कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई थी कि वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहे या ना कहें, उसी से तय होगा कि आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं। अगर आप वंदे मातरम गाएंगे तो आप राष्ट्रवादी हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो किसी को अगर कॉर्नर में डालना हो तो वे वंदे मातरम गाओगे या नहीं गाओगे। एक और कंट्रोवर्सी उस वक्त थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र सनातन है, हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष सनातन राष्ट्र है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, इस राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक कोई नेता थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, या फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के कोई थे, कि राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। महात्मा गांधी राष्ट्र के बुजुर्ग हो सकते हैं, राष्ट्र पिता नहीं हो सकते। हम उस दौर में कुछ भी सवाल इस बात की आजादी महसूस करते थे कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरसिम्हा राव हो, जो भी सामने आए, हमारा धर्म था पत्रकारिता का सवाल पूछना, बिना कांग्रेस, बिना कम्युनिस्ट, बिना इनकी परवाह किए हुए। अटल बिहारी वाजपेयी पर्चा भर रहे थे लखनऊ में, मैंने उनसे, पत्रकारों की भीड़ में मैंने पूछ लिया उनसे, हाँ ठीक, चाहे वो ठंड भी हो रही है ना थोड़ी सी, हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए, और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाय बढ़ जाए, नहीं कुछ, अब पानी मिल जाए तो अच्छा ही। चाय वो ना चाय नहीं चाहिए, नहीं पानी, नहीं चाय बढ़ जाए तो फिर मैं वो बात शुरू करता हूँ। 4:05 हो गए, मुझे समय का भी ख्याल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से हमने सीधे सवाल पूछा। मैंने कहा, क्या आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं आज भी वो शब्द याद हैं, उन्होंने कहा, इस राष्ट्र का जब पति हो सकता है तो राष्ट्रपिता क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अब देखिए, उन्होंने ये बात, मेरे सवाल का जवाब दिया, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, अपने लफ्ज़ में बोलते थे, बट इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, अंग्रेजी में कहा थे, इट्स अ लोडेड क्वेश्चन। तो मैं, खैर वो बात तो आई गई होगी, नाराज भी हो गए थे थोड़ा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, पत्रकार के सवालों का जवाब तो फेस कर रहे हैं आप, आपको पत्रकारों के सामने जाने में घबराहट तो नहीं हो रही है। और मेरे जैसे पत्रकार जो रिपोर्टिंग करके अपना दाल रोटी का खर्चा चलाते हैं, उनसे क्या घबराना। उनके सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आपसे ज्यादा भयभीत इंसान और कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भयभीत नहीं थे, मेरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया और साथ में मुझे हटाया भी। इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, वो उनका अधिकार था कहने का। पत्रकार का अधिकार, अगर आपको लोडेड क्वेश्चन पूछने का है तो जिससे पूछा जा रहा है उससे भी कहने का अधिकार है कि आप ये इसके पीछे सोच क्या है, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि मैं कहूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, उसके बाद हेडलाइन बनाए आप, ये उनका नेता था। इस तरह के जो नेता थे, जो किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रीम से, आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम से आए हों, ये हुआ करते थे। अब एक ऐसी मोटी दीवार पत्रकारों और सत्ताधीशों के बीच में बन चुकी है, जिसको भेदना तभी मुमकिन होगा जब आप दीवार के उस पार चले जाएं, हाथ मिला लें, उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें, उनसे सवाल ना करें, उनकी जो योजनाएं हैं उनकी स्क्रूटिनी करना बंद कर दें। अपना पत्रकारिता धर्म का जो निर्वाह है, देखिए धर्म की अभी आजकल बहुत चर्चा होती है। धर्म, छिपकली कीट को खाती है, पतंगे को, वो छिपकली का धर्म है, वो चोरी करना चौर कर्म कहा जाता है, संस्कृत के बड़े विद्वान कहते हैं, वो धर्म है उसका। सवाल करना, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनसे सवाल करना पत्रकारिता का धर्म है। नहीं तो आप सरकार की वो पीआर एजेंसीज होती हैं, पीआईबी है, सब जो सरकार का गान गाती है और उनको इसीलिए पैसा मिलता है, वहां ज्वाइन कर ले, पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं?
हमने ये सीखा, मेरे 2 संपादक हुए हैं जिनको मैं मानता हूँ, प्रभाष जोशी और विनोद मेहता। इन दोनों से हमने ये सोचा, अगर सवाल करना बंद कर देंगे तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, ना कीजिए, आप कुछ और कीजिए। मैं कुछ समय के लिए जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हो गया था मीडिया का, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में। वहाँ जो मेरे पहली क्लास ली स्टूडेंट्स को, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे और यंग 12th पास करके या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनसे पहला सवाल मैंने पहली बात मैंने यही कही कि मैं जो आपको कुछ बता रहा हूँ, जिसके पास पत्रकारिता का अनुभव है और आप बिल्कुल नए नौजवान हैं, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं उसको आप शक कीजिए, उस पर शक कीजिए, उसको स्क्रूटिनी कीजिए, उसको चैलेंज कीजिए। क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मेरी ग्रे दाढ़ी हो चुकी है और मेरा इतना अनुभव है पत्रकारिता, मैं जो कह रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। और ये मेरे बारे में ही नहीं, ये जितने प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप सबसे सवाल कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज होती है जो हमको स्कूल से सिखाई नहीं जाती। गुरु शिष्य परंपरा में क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे अपने गुरु से सवाल कर सकते हैं? प्रोफेसर इतना अनुभवी आदमी है, उसने इतनी पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं, आप ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? मैंने कहा भूल जाइए। आप पत्रकार तभी बनेंगे आज जब अपने प्रोफेसर को चैलेंज करेंगे, तब आप कल आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके नीति नियंता हैं, आपके एमपीज, एमएलएज या सरपंच और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको तब आप सवाल करेंगे जब आज सवाल करने की हिम्मत करेंगे। और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। हवा में सवाल करना अपना मजाक बढ़ाना होता है। जब आपके पास जानकारी नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ आपके पास रेटरिक होता है, अन्याय हो रहा है जी, अन्याय हो रहा है, काहे का अन्याय हो रहा है? आपने कानून पढ़ा है? आपने क्या तथ्य आपके पास हैं? तथ्य आप जुटाइए। स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं मैं, जो अनुभवी लोग हैं वो तो ही हैं, यंग स्टूडेंट्स। तथ्य जुटाइए, स्क्रूटिनी कीजिए, लॉ पढ़िए, उसके बाद सवाल कीजिए। तो अब मैं बीबीसी पे आके अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी अंतिम तो नहीं कहना चाहिए, अंतिम तो बहुत ही है। नौकरी के है अगर कहा जाए तो बीबीसी 31 जनवरी 2019 को मैंने आखिरी प्रसारण किया था बीबीसी हिंदी रेडियो का। 2020 में सॉरी 19 नहीं, 2020 में, 24 आ गई ना इसलिए। तो बीबीसी में मैं इस जो ये संस्था है बीबीसी, इसकी मैं क्यों इज्जत करता हूं? एक संस्थान के भीतर जब आप काम करते हैं, आप इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं। कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल होता है, यानी बहुत बड़े विशाल हृदय का होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत ही करुणा उसके अंदर होती है। लेकिन उसी संस्थान में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही क्षुद्र होते हैं, कम जानकारी वाले होते हैं, चाटुकार होते हैं। उन सबसे आपका इंटरेक्शन करना पड़ता है। उनके नजर में आप भी ऐसे ही होते हैं, इन दो कैटेगरी। कुछ हमको भी जो है बहुत विद्वान और ये समझते होंगे, और हमको भी चाटुकार ये समझते होंगे। ये किसी भी संस्थान में आप जब काम करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो संस्थान की इज्जत है वो इस वजह से है। एक उदाहरण दूंगा मैं और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 5 अगस्त 2019 जब भारत सरकार ने अचानक ये फैसला किया कि अमरनाथ यात्रा चल रही थी, वहां के तीर्थयात्रियों से कहा गया कि कुछ होने वाला है, सुरक्षा की कुछ हम गारंटी नहीं ले सकते या कुछ, आप चले जाइए वापस। तीर्थयात्रियों को रातों रात वहां से लौटाया गया और अगले दिन घोषणा हो गई कि 370 खत्म कर दिया गया है या उसको वाटर डाउन कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी। और वहां तुरंत कर्फ्यू जैसे माहौल हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस लग गई, इंफॉर्मेशन की आवाजाही तुरंत वहां से एकदम ब्लॉक हो गया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। एक पत्रकार के लिए अगर आप उसकी घाटी दबा दें ना, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। वैसा ही होता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलना। आपके पास सूचना मिलती रहती है तो आप थोड़ा सा बादल में, थोड़ा सा जमीन से 2 इंच ऊपर चलते हैं। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, आप में से पत्रकार होंगे कई लोग, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल जाए, एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल जाए, उससे बेहतर आपके जीवन में कुछ खुशी नहीं होती है कि आपकी खबर छपे, उस पर लोग चर्चा करें, उसका इंपैक्ट हो। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन का
बिल्कुल सांस ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी, तो आप वो उस मछली की तरह होंगे जिसे पानी से निकाल दिया गया है और सूखी धरती पर फेंक दिया गया, आप तड़पते रहे। ऐसी स्थिति हो गई थी पत्रकारों की उस वक्त, क्योंकि इंटरनेट बंद था, वहां क्रैकडाउन हो रहा था, सूचना नहीं आ रही थी। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी तमाम खामियां हैं और जिस पर मैं अभी आऊंगा, इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं कि लंदन से बॉसेस ने डिसाइड किया, बीबीसी हिंदी रेडियो का तब मैं एडिटर था, अम, हमारे पास आधा घंटे का प्रोग्राम था, क्योंकि हिंदी रेडियो शॉर्टवेव मतलब उसके ढलान पे था उस वक्त, उरूज पे नहीं था। टाइम आधा घंटे का हमें दिया गया था कि आधे घंटे में आप कीजिए रोजाना का प्रोग्राम, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता था। यहाँ कमल जी बैठे हुए हैं, सुनती है, पुराने श्रोता हैं आप भी लोग, सभी लोग सुनते थे। बीबीसी जो बॉसेस लंदन में थे, दिल्ली में बैठे हुए बॉसेस ने नहीं, उन्होंने कहा कि अब इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, बीबीसी की वेबसाइट वहां कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई और इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं है, रेडियो को कोई बंद नहीं कर सकता है, तो आप आधे घंटे की बजाय 1 घंटे का प्रसारण शुरू कीजिए, जैसे भी कीजिए आप कीजिए। हमारे लिए ये वो तो कहते हैं ना ईसाइयों में यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये बिल्कुल यूहन्ना रचित सुसमाचार जैसे आया कि गुड न्यूज जैसे कहते हैं। मैंने कहा वाह, इतना स्टैंड अगर मैनेजर्स टॉप बॉसेस ले रहे हैं, तो हमने जी जान लगा दी इंफॉर्मेशन की, और सच वहां का जो है किसी भी जरिए से मिलता हो। बीच में 1 घंटे का शायद वो उन्होंने टेलीफोन लाइंस खोलना शुरू किया, 1 घंटे की टेलीफोन लाइन में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट आता था, रिकॉर्ड करते थे, एनालिसिस होती थी, लोगों को बिठाते थे, और एक तस्वीर फिर हमने वहां कई दिनों तक 1 घंटे के प्रसारण में पूरी तरह से कश्मीर पर ही फोकस रखा, क्योंकि जितने भी बैरियर्स थे वो डिजिटल के, इंटरनेट के, शॉर्टवेव रेडियो को कोई पार नहीं पा सकता था। अब शॉर्टवेव रेडियो नहीं है, मैं उसका, ये डूबियस डिस्टिंक्शन है कि मैं उसका आखिरी संपादक था, मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में लेख भी लिखा कि ये मेरे साथ जिंदगी में हमेशा रहेगा कि मैं उसका बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस खत्म करने वाला आखिरी संपादक ये राजेश। बहरहाल मैं इसलिए उसे याद करता हूं। अब बीबीसी 2023 में फरवरी 14 की बात है शायद, ये 2022 में, हाँ 2023 में बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इनकम टैक्स ने रेड, छापेमारी की। छापेमारी की, तमाम जो वहां पत्रकार काम करते थे उनके लैपटॉप्स, उनके जो भी जिन टर्मिनल्स पे काम कर रहे थे उनको कहा कि तुरंत बंद कीजिए, और बड़ा वहां पे हैरेसमेंट का माहौल था, ऐसा कहते हैं लोग, इनसाइडर्स, इंफॉर्मेशन गैदर की और सी सरकार ने पूरी तरह स्क्रूटनी की। ये इनकम टैक्स की रेड आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा, हो सकता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था जिसमें गुजरात दंगों के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें पुरानी इंफॉर्मेशन थी, उसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने एक स्टडी करने के लिए गुजरात दंगों पर टीम भेजी थी। उस टीम की रिपोर्ट कभी नहीं आई थी बाहर, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री करके वो रिपोर्ट जाहिर की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम और इन सब का नाम लिया गया। उसके बाद ये रेड्स हुई। अब रेड्स में क्या हुआ कि रेड्स में ये बात सामने आई कि कुछ गड़बड़ी है, बीबीसी जिन कानूनों के तहत काम कर रही है वो तो लॉ को तोड़ रही है, क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में हमने लंदन में ज्वाइन किया था, और लंदन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस एक एंटिटी है। जब हमसे कहा गया कि पूरा हिंदी सर्विस, उर्दू सर्विस और बहुत सारी बंगाली कुछ सर्विसों के हिस्से हिंदुस्तान आएंगे, हिंदी सर्विस पूरी तरह से, तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, बीबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब प्राइवेट लिमिटेड बनाया, इसका मतलब ये हो कि इंडियन एंटिटी हो, कंपनी इंडियन थी, लेकिन उसकी पूरी ओनरशिप बीबीसी लंदन की थी। यहां पर फ्लॉ है, क्योंकि भारत का कानून जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मीडिया में, उसमें 26% से ज्यादा की इजाजत नहीं देता है। ये 100% ओनरशिप उनकी थी। इस फ्लॉ को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, और अब उसमें पूरी स्थिति में बदलाव कर लिया गया है। क्या बदलाव किया गया है? कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, बीबीसी की विश्वसनीयता इस मुल्क में, खासतौर पर पहाड़ों में इतनी ज्यादा है, इसीलिए मैं इस पर बात पर ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूं। मार्क टली का नाम आप सब लोगों को गांव-गांव में मालूम है। इमरजेंसी में, 1971 की लड़ाई में अपनी तटस्थता और सच को सच कहने की ताकत
बीबीसी के पास थी, जिस वजह से बीबीसी का नाम इतना हुआ। अब क्या स्थिति हो गई है, जब ये फ्लॉ पकड़ में आया तो अचानक एक दिन स्टेटमेंट बीबीसी की तरफ से आया कि 4 बीबीसी के जर्नलिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है और वो एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, द कलेक्टिव न्यूज रूम। कलेक्टिव न्यूज रूम नाम से एक नई कंपनी खोली गई और अब यह कहा गया कि वे कलेक्टिव न्यूज रूम इंडियन कंपनी है, 100% ओनरशिप बाय इंडियंस। हिंदुस्तान के इसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिक इस कंपनी को चलाएंगे। इट विल बी लाइक एनी अदर इंडियन मीडिया कंपनी। जी न्यूज है, आज तक है, इंडिया टुडे है, ये है वो है, उस तरह की होगी, एक मीडिया कंपनी होगी, लेकिन इसका कंटेंट पूरी तरह से बीबीसी खरीदेगा। पैसा बीबीसी इनको देगा, ये कंटेंट बना के देंगे। अब इसको समझिए, आप न्यूज के फॉलोअर्स हैं, आप पढ़ते हैं, आप विश्वसनीयता रखते हैं, बीबीसी को जानते हैं आप। अब ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये कंपनी क्या करेगी, क्या उस तरह के फैसले ये कर पाएगी जैसे फैसले 5 अगस्त 2019 को बीबीसी बॉसेस ने लंदन में किए कि आप आधे घंटे की जगह 1 घंटे का प्रोग्राम कीजिए, लेकिन पत्रकारिता पर आंच मत आने, सच को उजागर कीजिए, कहने दीजिए, अपनी बात को रखिए सामने और खौफ मत खाइए। क्या ये कंपनी प्लायबल होगी? क्या इसके बाम मरोड़ी जा सकती है? अगर हाँ, अगर नहीं और ये लोग सत्ता के सामने खड़े होंगे और सवाल, जेन्युइन सवाल उठाएंगे, बहुत ही ईमानदारी से उठाएंगे, तब तो बात अलग है। लेकिन नहीं उठाएंगे तो ये सीधे बीबीसी की विश्वसनीयता पर सवाल है, क्योंकि आप कंटेंट ले रहे हैं एक इंडिपेंडेंट कंपनी से, और अगर वो प्लायबल होगी, उसको हाथ मरोड़ा जा सकता है। इसका मतलब बीबीसी की जो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है, जो जिसके लिए बड़ी फख्र वो बीबीसी कंपनी करती है और हम सब लोग जो उससे जुड़े रहे वो करते हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। आज मीडिया में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन पर मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन 4:20 हो गए हैं। 4:30 बजे तक मुझे लगता है कि ये सब बातचीत खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ठंड भी हो रही है, आप सब लोगों को घर भी जाना है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर मुझसे कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन पत्रकारिता है। सवाल पूछना मेरा प्रोफेशन है, सवालों का जवाब देना उनका है जो जवाब नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल मेरा है, जब हम जैसे एक्टिव पत्रकारों को अपने 3 कानूनों के बारे में पता नहीं है, तो जो ट्रक चलाते हैं उनको इतनी जल्दी कैसे पता चला? इसका मतलब है वो हमसे ज्यादा एक्टिव है क्या? देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी जबरदस्त बात है। अगर मैं पत्रकारिता कर रहे लोग, उनका आप ही अगर सब ये ले लेंगे, इम्तिहान ले लेंगे कि ये 3 कृषि कानून क्या थे, नहीं मालूम होगा। लेकिन किसानों को, जो गांव-गांव में है, किसानों को एकदम मालूम था कि एसडीएम के बाद आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उनको जनता तक पहुंचती हैं चीजें, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें, अगर एक्सप्लोर करना चाहें। ड्राइवर की सीधे रोजी रोटी से जुड़ी हुई अगर कोई चीज होगी, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है कि चांद पे जा रहा है हिंदुस्तान, या कहीं जा रहा है, या जीडीपी कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, कितना सुपर पावर ये विश्वगुरु हम बन गए हैं। उसको ये मालूम है कि इस कानून से मुझे मुश्किल होगी। वो मैसेज पहुंच गया आपको। पत्रकारों के पास क्यों नहीं पहुंचती हैं सूचनाएं? क्या वाकई नहीं पहुंचती हैं, या उनकी रोजी रोटी, नौकरी का एक प्रीरिक्विजिट हो गया है कि अगर आप इन सूचनाओं को, जो आपके फायदे के लिए, आपके प्रोफेशन के फायदे के लिए हैं, इसको उठाएंगे, तो हो सकता है आपकी नौकरी ना बचे, हो सकता है आपको आपकी रोजी रोटी बस आ जाए। इस तरह का खतरा भी होगा। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं। एक तो ये ना बहुत ही मतलब होलियर देन दाओ एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसने। सब वर्किंग जर्नलिस्ट है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे, मजदूर हैं हम लोग पत्रकार लोग जो हैं, चाहे आपके पास कैमरा हो, चाहे आपके पास कलम हो, आप एक संस्थान में नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि ईमानदारी से नौकरी करें, वो आप मजदूरी कर रहे हैं। ये फर्क है कि आपको अपनी नौकरी भी बचानी है, लेकिन बहुत कंप्रोमाइज भी नहीं करना है। इसलिए एक मिडिल पाथ बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मैं
ये नोएडा की मीडिया में भी काम कर चुका हूँ, वहां भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि क्या करें साहब, ये जो एंकर का लिंक होता है ये हमको लिख के दे दिया जाता है, अगर मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, जिसमें वो रोजाना शाम को झाएं झाएं झंझट होती है, जिससे अब आप सब लोग उकता चुके हैं, 8 विंडोज खोल करके एक टोपी वाला दाढ़ी वाला बैठा दिया, एक चोटी वाला बैठा दिया, रामनामी वाला, और लड़ रहे हैं। ये अगर ना करें तो अगले दिन कहा जाएगा कोई और आ जाएगा तुम्हारी जगह, या तो तुम करो इस काम को या कोई दूसरा आ जाएगा। तो आज हमसे जो मोर लॉयल देन द किंग अंग्रेजी में जो है ना कहावत, वो जो बादशाह से ज्यादा बादशाही दिखा रहे हैं लोग, उनको पहले तो अपने करियर और रोजी बचाने की चिंता थी, लेकिन अब जब वो बगलगीर हो गए हैं, फिर उसमें जो जो पाई है, जो केक है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खाने की प्यास भूख वो भी बढ़ चुकी है। तो मैं वर्किंग जर्नलिस्ट को अलग रखता हूं, और ये कैटेगरी जो है जिसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ओहदा, सत्ता के सिक्के का ठप्पा, उन दोनों में फर्क करना चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्ट अगर कॉम्प्रोमाइज करता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं साथ करूंगा, ठीक है यार, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि महात्मा गांधी की तरह हरिजन नवजीवन हर आदमी निकालने लगे, वो दौर और था। 3 साल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस लेना पड़ा था, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सर कुछ सवाल मेरे हैं, क्योंकि मैं पत्रकारिता का एक विद्यार्थी भी रहा हूँ और आगे मैं देखता हूँ कि मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ, तो कुछ छोटे सवाल जो रहे हैं वो ये है, जैसे आपने फोर्थ एस्टेट की बात करी तो एडमंड ब्रूक ने इसको टर्म को कॉइन करा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे संविधान निर्माता में देख भी रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी भी यहाँ पर उनकी तस्वीर जरूर लगी है। जैसे कि अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रोविजन किया गया कि पत्रकारों को स्पेशल पावर मिले, उनको सेफगार्डिंग हो उनकी, तो क्या हमारे संविधान निर्माता जो खुद पत्रकार रहे उनसे ये चूक हुई कि हमारे जो पत्रकार हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करी जो स्पेशल प्रोविजन हमारे बाकी 3 बॉडीज को दिए गए, जिसकी वजह से हम सफर करते हैं। दूसरा सवाल, एक मेरा जो पर्सनल सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं और हाँ पढ़ाते थे, तो हाल फिलहाल जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की स्थिति है, ऐसे में आप कैसे मोटिवेटेड होते हैं बच्चों को कहने के लिए कि आप पत्रकारिता ज्वाइन करो और उसी पत्रकारिता में शामिल हो जाओ? बिल्कुल, आपने बहुत, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा आपको। जब मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, मेरे सामने बहुत बड़ा ये सवालिया निशान था कि मैं क्या मिसलीड कर रहा हूं इन छात्रों को। ये जो छात्र छात्राएं आ रही हैं और पत्रकारिता का सपना देख करके आ रहे हैं कि हम समाज बदल देंगे, क्योंकि उस उम्र में पीसीदा ने भी वो सपना देखा था, हम सब ने देखा है या अभी भी मरा नहीं है तमाम जगहों पे, समाज में बेहतरी हो, परिवर्तन हो, सब लोग साथ रहें, मार काट ना हो, बराबरी हो, ये सब सपना देख करके आदमी आता हो। पत्रकारिता में खास तौर पे आपको ये पेशा आपको ये छूट देता है कि आप ये सपना देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब मैं पढ़ाता था उनको मैं क्या भरोसा क्या दिलाऊं? आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, कहाँ ज्वाइन करेंगे आप? कौन सा अखबार, कौन सा टेलीविजन चैनल, किस जगह आप जाएंगे जहां आप बिल्कुल जेन्युइन पत्रकारिता कर सकें? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि फिर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे। लोग कहते कि वो यंग स्टूडेंट्स कहते थे कि आप हमें बताइए कि कहाँ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उनसे ये कहता था कि वर्किंग जर्नलिस्ट आप बनिए, और जहां भी आपको मौका मिले, जिस भी संस्थान में, आप आइडियोलॉजी अपनी छोड़ दीजिए, राइट विंग अगर आप हैं तो राइट विंग, लेफ्ट विंग आप हैं लेफ्ट विंग, लेकिन पत्रकारिता के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर आपको कहीं भी नौकरी मिले, आप नौकरी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने उस धर्म का निर्वाह काफी हद तक करते रहें, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके सामने एक दीवार खड़ी हो जाएगी। इस बात को अभी से मान के चलिए, क्योंकि आप किसी एक ऐसे आदमी के लिए काम करेंगे जो अपनी पूंजी लगा रहा है और उसको उस पूंजी का रिटर्न चाहिए। हमारा जो मीडिया का मॉडल है वो भी एक बड़ा उस पर भी बहुत सवाल है। मीडिया का मॉडल यह है कि मैं 10 करोड़ रुपया लगा रहा हूं, मुझे उसका 20 करोड़ चाहिए, क्योंकि मुनाफा है, कॉर्पोरेट है वो, और वो 20 करोड़ तभी मिलेगा मैं खास तरह की पत्रकारिता करूं। उस पत्रकारिता का ये जो बिजनेस एस्पेक्ट है,
इसका व्यापारिक जो पक्ष है उसको मीडिया संस्थान में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स, लड़का या लड़की, वो उसके सामने नहीं होता। उसके सामने एंकर का चेहरा होता है जो बहुत ही पॉपुलर होता है, जिसको सब जानते हैं, जिसको जो डांटती रहती है या डांटता रहता है अपने तमाम गेस्ट को कि आप ये क्यों बोल दिया, निकल जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसे लगता है एम्पावरमेंट हो गया। जिस दिन से वो संस्थान से निकलते हैं कोई परवाह नहीं करता। आज बहुत सारे लोग जिनका यूपीए के दौर में बहुत नाम था, आज कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जीते थे। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, मैं उनके पत्रकारिता पे बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा हूं, अच्छे जर्नलिस्ट भी जो ईमानदारी से पत्रकारिता की, चाहे यूपीए के दौर में या बाद के दौर में, निकल गए एक बार तो फिर वो निकल गए। कुछ लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना, कुछ लोग अपनी तरह से अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए मेंटली, अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि केक वॉक तो नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि साल में आपको प्रमोशन मिलता रहे और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ता रहे, उसके बाद आप एक दिन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। अगर उस तरह का करना है तो प्रोफेशन बदल देना चाहिए। आपको सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी, एनजीओ में भी काम कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता, जिस तरह की पत्रकारिता हमने सीखी, हमें सिखाई गई, उसमें ये आपका सवाल जो है बहुत चैलेंजिंग है। आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था कि जो आपने कानून की बात कही, ऐसे बहुत सारे हमारे संविधान ने हमें पूरा हक दिया है कि, और हमें नहीं, नागरिक को हक दिया है कि आप अपनी बात कहें, और आपके बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वही बचता है कि नागरिक और क्या प्रेस एज एन इंडिविजुअल, और एक प्रेस जो एक पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर है, क्या उसको समान अधिकार देने की वजह से हम आज इसे नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी समझ ये है कि आप जो अमेरिकन उसकी बात कही, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो पूरे नागरिक को दिया गया है, अमेरिका का नागरिक के लिए है, वो किसी पत्रकारों के लिए नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट का मतलब ये है बोलने की आजादी। तो अमेरिका में आपको ऐसे भी ग्रुप मिल जाएंगे, हालांकि उसी अमेरिका में मैकार्टनी एरा और उसमें तो नहीं जाएंगे, क्योंकि चार्ली चैपलिन और ये सब लोगों को वहां से हटना पड़ा। लेफ्ट विंग जितने भी आर्टिस्ट थे हॉलीवुड के, उन सबको देश छोड़ के भागना पड़ा। बहुत हैरेसमेंट हुआ उसी फर्स्ट अमेंडमेंट के बावजूद। लेकिन आज भी, मैं जब 2005 में एक बार अमेरिका गया था यूएन जनरल असेंबली कवर करने के लिए, उस वक्त इराक पर हमला हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। उस हमले के खिलाफ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यंग स्टूडेंट्स ने, लड़के लड़कियों ने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया था और नारे लग रहे थे। उसमें चे गुएवारा की पोस्टर्स लेकर के, वो लेफ्ट विंग हम होंगे कामयाब का अंग्रेजी वर्जन, मिशेल ओवरकम, वो स्पेनिश में, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं में उगा रहे थे। वहां लेफ्ट विंग रेडियोज हैं, रेडियो स्टेशन जो अपनी बात कहते हैं। तो वो नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। यहां भी, इस मुल्क में भी संविधान नागरिक को अधिकार देता है। लेकिन बहुत सारा जो ये अधिकारों की कतरब्यौत हुई है ना, ये आज हम पूरी तरह से ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे फोड़ दें, अन्याय होगा ये, क्योंकि इसकी बुनियाद तो कांग्रेस ने रखी है। जो 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 नागरिक अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ, उसकी तमाम उदाहरण है। जो राज्यों के अधिकारों को, जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो कितनी राज्य सरकारें हटा दी गई, वो कांग्रेस ने की। वो कांग्रेस उस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थी। द कांग्रेस पार्टी वाज द एस्टेब्लिशमेंट। इसीलिए इंडियन पीपल्स फ्रंट के यहां पर अगर कोई लोग होंगे तो उनको मालूम होगा, उस दौर में आईपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। उन्होंने नारा दिया, इंदिरा निरंकुशता को खत्म करो, और जैसे ही नारा दिया इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो नारा ही डिफंक्ट हो गया। हाँ, इंडियन पीपल्स फ्रंट ने नारा दिया था। इसलिए उस कंटिन्यूएशन में देखा जाए, आज जो स्थितियां हैं वो बहुत ही पिछले 10 साल में ड्रास्टिकली बदली है। हम कल बात कर रहे थे, कोई हमें ये भी कहा गया कि मैंने खुद ही कहा, बल्कि रोहित से, कि हमें क्या बात नहीं कहनी है, इस पर सोचना होता है। आज क्या बात नहीं कहनी है, क्या बात कहनी है, वो तो ठीक है। तो जब कोई नागरिक ये सोचने लगे क्या बात नहीं कहनी है, तो फिर हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई और सवाल है तो ये दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि जनसत्ता एक्सप्रेस में भी इंदिरा गांधी के जमाने में
रेट पड़ी थी, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी के जमाने में भी थी। इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। हाँ तो आज की इनकम टैक्स की रेट ऐसी पड़ रही है। बिल्कुल। इसमें आपसे भी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया कि ये जरूरी है कि आज वाली सप्ताह पहले भी ऐसा हुआ है, उसका आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछ लिया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम अपने आप को रिमाइंड कर, मैं पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूं, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, मैं वोटर हूं, मैं वोट देता हूं, तो वोट किसी एक पार्टी को तो मैं देता हूँ ना, 5 पार्टियों को तो दे नहीं सकता हूं, तो वो छोड़ दीजिए। पत्रकारिता के लिहाज से अगर मैं अपनी बात कहूं तो फिर आपको ये तटस्थ होना पड़ेगा। आपको, आपके पास एक लेंस है, आपके पास एक खुर्दबीन, क्या कहते हैं उसको, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको आपके प्रोफेशन ने दिया है, उसको आप मतलब जिसे कहते हैं छिद्रान्वेषण करना, वो आपका कर्म है। अगर आप उसमें पार्शियल हो जाएंगे कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के यहाँ सामने जो है पीसी दा बैठे हुए हैं और ये तो हमारे मित्र हैं, इसलिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की अगर कुछ गड़बड़ियां हैं और मैं पत्रकार हूं, उनके बारे में बात ना करूं, तो ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी तो संघर्षरत पार्टी है, लोगों को एकजुट करने वाली पार्टी। मैं एस्टैब्लिशमेंट में उदाहरण दे रहा हूं, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको एक टोले में रखिए। ये कोई विष्णु का अवतार नहीं है। वही पाप जो आज हमको, जिनको हम कुछ लोग पाप कहते हैं, पहले हो चुके हैं। 1878 में मैं बता रहा हूं, वहां से वो सिलसिला, और उससे पहले तो अंग्रेज और मुगल बादशाह जो है वो हाथी के पैर तले कुचलवा देते थे, तोप के दहाने पर रख के उड़ा देते थे। उससे तो हम काफी आगे। दिल्ली में नादिर शाह ने जो मैसेकर किया, मतलब 7 दिन तक कोई पानी पूछने वाला नहीं था। 1984 में फिर वैसा मैसेकर हुआ, वैसा नहीं हुआ थैंकफुली। लेकिन हमको अपने इतिहास को खुद को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि आज ऐसा पीछे हो चुका है कि आज जो लगता है कि ना सबसे दारुण काल आज ही है, इससे भी दारुण काल अभी हो सकता है आगे हो। वो तो सही बात है, जैसे आपने कहा कि चलो पीछे इतिहास को जरूर याद करना चाहिए, लेकिन सवाल को वर्तमान में उससे करना चाहिए ना। हाँ, इतिहास को समझ अगर बनेगी ना तो वर्तमान को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और ये पता चलेगा अच्छा भविष्य में ऐसा हो सकता है, उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। इसमें लेकिन ये आ रहा है ना, जैसे आपने कहा कि वो सबको एक तराजू में रख के आप तोलो, लेकिन अगर पत्रकार को, या जैसे यहाँ पर हमारे साथ लोकल पत्रकार, यहाँ के जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं वो जुड़े हैं, अगर इनको उन्हीं नेताओं के सामने हाथ फैलाने के लिए जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट मांगने के लिए, तो फिर ये सवाल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। ये एकदम ये वैसी बात है जो, अच्छा ये सवाल पहली बार नहीं आया, पर सवाल है कि लोकल पत्रकारी कर रहे हैं। नहीं ठीक बात है, बड़ी पत्रकारिता, ये लोकल लेवल का इशू भी नहीं है ना, ये तो नेशनल लेवल में हम देखते हैं कि जो आप वो ये संस्थान जो है, देखिए मैंने क्या कहा, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, जो 10 करोड़ रुपया लगा रहा है, उसके लिए विष्णु पराड़कर की पत्रकारिता कोई मायने नहीं रखती। गणेश शंकर विद्यार्थी गए, खत्म हो गए, वो कुछ नहीं। मुनाफा कितना मिल रहा है यहाँ भी बद्रीनाथ पांडे रहे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे शक्ति अखबार, अलबोड़ा अखबार, ये सब लोग, ये मतलब ये थे ना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इस प्रेस ने, भाषाई पत्रकारिता ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और जेल गए हैं। लेकिन अब क्या है कि वो जो 10 करोड़ लगा रहा है, उसको 20 करोड़ चाहिए एक ही साल में, ताकि वो 20 करोड़ का 40 करोड़ बनाए। तो उसका शिकार कौन होता है? मेरे जैसा, आप जैसा पत्रकार होता है, जो जिले में पत्रकारिता करता है। जिले में पत्रकारिता करता है, उसको डिस्पैच भी भेजना है और उसी से कहा गया पैसा नहीं मिलेगा, 30% तुम एडवर्टाइजमेंट लाओ, 30% तुम, तो वो क्या करेगा? डीएम के पास जाएगा, एसपी के पास जाएगा। नागरिक जो डरने की बात मैंने कही, पत्रकारिता आपको एक कवच देती है, ठीक है, आपके पास एक अख्तियार है, कवच देती है कि आप डीएम से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ये कवच धीरे 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 पहले फौलाद का होता था, अब एक टिन का होता है, जो होता गया। बाद में एक दिन आएगा जो वो बर्फी के ऊपर वर्क लगाता ना चांदी का, वो वैसा हो जाएगा कवच। आप गलत फहमी नहीं रहेंगे कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वो नेजा जब आएगा तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, जैसे कि कोई नागरिक, आम नागरिक की तरह। एक मिनट, मुझे सॉरी, माफ कीजिए, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। जब सरकार पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए ही तैयार है, जब प्रेस के सामने वो अपना आंसर ही देने के लिए तैयार है, प्रेस के सामने आना ही नहीं चाहते, तो ऐसे दौर में जो नवोदित पत्रकार है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन। अब ये इस सवाल का जवाब मैंने जो आपसे कहा कि मेरा प्रोफेशन जो है सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का जवाब तो वही देंगे जो नहीं दे रहे हैं। आप तो इस सवाल का जवाब वही देंगे जो नहीं दे रहे हैं।
एक मिनट, पीसी भाई कुछ कह रहे हैं। पत्रिका कैसे? ठीक है, एक और सरकार है, सब चीजें हैं। हाँ। ये जो प्रेस है, जो हम लोग, ये बदलेगा कैसे? कैसे मतलब क्यों हुआ और कैसे बदलेगा? लेकिन इसका इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा भी है, तिवारी जी से ही जुड़ा हुआ कि जो आज के दौर में कॉर्पोरेट मीडिया है, ऐसे में आपका सही का सुझाव भी है कि कहीं न कहीं एक स्तर पर जाके समझौता करना नहीं पड़ सकता है। नहीं, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। हाँ। मेरा ये सुझाव नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गलतफहमी होने के चांसेस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे में तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वैकल्पिक मीडिया, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो कानून बने हुए हैं वैकल्पिक मीडिया, वो भी किसी कॉर्पोरेट के कब्जे, वो वैकल्पिक मीडिया भी किसी जो कॉर्पोरेट मीडिया के तहत काम कर रहा होगा, वो इन कानूनों के खिलाफ कितना मूवमेंट हो रहा है, ये अभी बात आई कि उनको कानून की जानकारी करनी है, क्योंकि आप उनकी भी प्रेस की भी अपनी यूनियन है और मजबूत यूनियन है। वो यूनियन होने के बावजूद भी वर्किंग जर्नलिस्ट की बड़ी बड़ी यूनियन है देश के अंदर, उसके बावजूद भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि हमको एक वैकल्पिक मीडिया की ओर जाना चाहिए। जो लोग कॉर्पोरेट मीडिया के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समझौता करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वैकल्पिक मीडिया ही विकल्प बचता है। नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। वैकल्पिक मीडिया कहने में बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, वैकल्पिक मीडिया की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको उसी सिस्टम में काम करना है। आप वैकल्पिक मीडिया में हो सकता है एक पत्रिका निकाल लें, हो सकता है जिसका सर्कुलेशन अल्मोड़ा या हो सकता है कुमाऊं में हो जाए या कुछ और जगहों में हो जाए। हमारे अग्रज मित्र आनंद स्वरूप वर्मा तीसरी दुनिया पत्रिका कितने सालों से निकालते रहे हैं, निकलती थी, लड़खड़ा के गिरती थी, फिर निकलती थी, फिर लड़खड़ा के गिरती थी। वैकल्पिक मीडिया बनाने की कोशिश उन्होंने भी बहुत की। नेपाल में उनका बहुत अच्छा वो है, उनकी पत्रिका को बहुत पढ़ते थे लोग, लेकिन अब बंद हो गई है वो। वैकल्पिक मीडिया, हमको देखिए जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं वो ये हैं कि मीडिया में, वैकल्पिक मीडिया में आप क्या देना चाहेंगे? क्या आप वो मीडिया की वो तमाम शर्तें पूरी करेंगे? एक एक्टिविज्म का वैकल्पिक मीडिया अलग है, जिसमें आप जन आंदोलनों के बारे में ही बात करें सिर्फ, आप सिर्फ, लेकिन मीडिया में तमाम, आप उसमें एंटरटेनमेंट भी देना पड़ेगा, आपको विज्ञान के, स्पोर्ट्स की खबरें देनी पड़ेंगी, आपको उसमें तमाम जो जिंदगी का जो हलचल है वो तमाम चीजों की खबरें देनी पड़ेगी। क्या वैकल्पिक मीडिया जब आप कहते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर एक नोशन है कि किस तरह का वैकल्पिक मीडिया? क्या सिर्फ आंदोलनों की खबर से चलेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहता आंदोलन की खबर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, कि आंदोलन की खबरें पढ़ना कोई नहीं, वो आचार तो ठीक है जी, आंदोलन वो तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड लोक वाहिनी हो गई, सॉरी माफ कीजिए, अब कई लोग हमारे मित्र हैं वो संघर्ष हट गया उसमें से, अब आंदोलन जी भी हो गया। तो बहरहाल ये हमारी फिर बात तो बहुत और चली जाएगी, फिर मेरे मुंह से वो कुछ हमारा कहते हैं तो ये खड़ी कैसे रहेंगी? एक मिनट, इनका पीसी भाई ने जो सवाल पूछा ना कि ये, इस सवाल का जवाब मेरे पास हो भी नहीं सकता और मुझसे पूछना भी जाती है, लेकिन इसका जवाब इसमें अंतर्निहित है। इस देश के किसानों ने ये तय कर दिया भाई कि उन्होंने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। एक ट्रक ड्राइवरों ने 1 साल तक किसान जो है वो घेरा डाल के बैठे रहे, उनको खालिस्तानी भी कहा गया, ये भी कहा गया, वो भी कहा, तमाम चीजें कही ना, तो क्या हुआ? सरकार ने वापस लिया। तो ये जनता की ताकत के सामने तो फिर कोई नहीं टिक पाता है, लेकिन जनता अपने गोल में पता तो हो उसको कि करना क्या है। ये जो हमको पत्रकारों को जनता की ताकत के साथ लड़ जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं, पत्रकारों को खुद तय करना चाहिए कि वो अपनी पत्रकारिता को कैसे बचा पाएंगे। सर मेरा सवाल बीबीसी के बारे में सवाल था जी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बताया, तो जो बीबीसी मतलब संस्थान के, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि बीबीसी जो है इम्पार्शियल नहीं रह रहा है कुछ मुद्दों पर? जैसे इराक वॉर के सवाल में के मामले में सवाल उठा, ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर आपको मौका दिया है, लेकिन कभी ऐसा लगा? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और मैं ये कह चुका हूं कि बीबीसी संस्था की मैं क्यों इज्जत करता हूं, क्योंकि ये उदाहरण है। लेकिन अंदर जो बीबीसी का कवरेज है
जिम्बाब्वे को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे में जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जितने व्हाइट फार्मर्स थे, बड़े बड़े जमींदार, 2005-6 की बात होगी, 5 की बात होगी शायद, उन्होंने बड़े जमींदारों की, जिनकी जिम्बाब्वे की जमीन पर कब्जा था, हजारों हजार हेक्टेयर्स में वो फार्मिंग करते थे, वो सब कन्फिस्केट कर दिए। और उस वक्त का बीबीसी का अगर कवरेज देखेंगे, बहुत ही पार्शियल और बायस्ड, और जितने बीबीसी के नियम कानून हैं, एडिटोरियल गाइडलाइन, उसके खिलाफ जाता है वो। और ये सवाल हमने अंदर उठाया, हमने कहा कि ये क्यों मतलब बीबीसी हिंदी सर्विस में हम क्यों इसको इसी तरह से प्रेजेंट करें। इराक वॉर में एम्बेडेड जर्नलिज्म एक उन्होंने वो दिया, एम्बेड करके आप भेज रहे हैं, यानी आप अमेरिका की फौज के साथ अपने पत्रकारों को अटैच करके भेज रहे हैं। वो फौज आपको जो दिखा रही है, आप वही देख रहे हैं, वही लोगों को बता रहे हैं, वही सार्वजनीन सत्य बन जाता है। ये तो वो पत्रकार, तो जो आपका सवाल है, ये बात सही है कि 24 कैरेट का कहीं कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, टेररिज्म एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर बीबीसी की बहुत आलोचना होती है, और ये हमने सवाल अंदर उठाया कि पाकिस्तान से एक आदमी या 9 आदमी जो भी हैं, AK-47 लेके आते हैं, गोलियों से भून जाते हैं लोगों को, और बीबीसी उसको गनमैन कहता है। लेकिन वही बीबीसी जब नॉर्दर्न आयरलैंड में ट्रबल्स होती है विद कैपिटल T, तो उनको टेररिस्ट कहता है, क्योंकि वो आयरिश सेपरेटिस्ट, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA वाले उनको टेररिस्ट कहता है, बीबीसी टेररिस्ट कहता है। ये डाइकोटोमी जो है, ये हम ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिए, अगर आप हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस चीज पर सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? सिर्फ इस वजह से कि मैं बीबीसी के अंदर काम करता था और मैं वहां से मुझे तनख्वाह मिलती थी, ऐसा नहीं है। हमने सवाल उसमें उठाए हैं कि, और उनके पास जवाब नहीं होता। मैनेजर से, टॉप मैनेजर से बात, उनके पास इस बात का डोमेस्टिक कंपल्शन ये वो कह के कुछ वो करते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली अगर आपकी कश्मीर को लेके एक पॉलिसी है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड को लेके वो पॉलिसी क्यों नहीं है? एक बात मैं ये मानता हूं कि टेररिज्म एक बड़ा लोडेड टर्म है। आप LTT को ले लीजिए, LTT के जो तमिल टाइगर्स थे, उनके लिए वो टेररिस्ट नहीं थे, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कश्मीर के लोग। अब उसमें फिर बहुत बात आती है, पाकिस्तान का इसमें रोल है, जो आर्म्स आए, जो पैसा आया, उसमें किस तरह से उसमें हार्डकोर इस्लामिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके उसका जो डेमोक्रेटिक स्वरूप था वो खत्म कर दिया। वो बहुत पेचीदा चीज है। लेकिन ये बात सही है कि बीबीसी ने कई बार बहुत स्टैंड लिए हैं, ऐसे स्टैंड लिए हैं। अर्जेंटीना का जो वॉर हुआ था, फॉकलैंड्स का वॉर, उस फॉकलैंड के वॉर में बीबीसी ने पॉलिसी बनाई कि वो बीबीसी की फौज को ये नहीं कहेगी आवर फोर्सेस एंड एनिमी फोर्सेस। उन्होंने पूरे अपने टेलीविजन से लेकर के रेडियो में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रिटिश फोर्सेस एंड अर्जेंटीनियन फोर्सेस, ये कहा। और मार्गरेट थैचर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एनिमी की तरह बिहेव कर रहा है बीबीसी। पार्लियामेंट में कहा। मैंने इस पर एक कंपैरेटिव स्टडी की है, प्रसार भारती और बीबीसी की, तो उसमें ये बात आई, तमाम वहां के जो सत्ताधीश थे उनको चिढ़ाने में बीबीसी ने कई बार स्टैंड लिया है, सिर्फ इस। अच्छा, उसकी क्या वजह है? एक है रॉयल चार्टर, जो बीबीसी काम करता है वो रॉयल चार्टर से गाइडेड है, और रॉयल चार्टर आपको गूगल में मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए। उसमें बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि बीबीसी किसी भी सरकार से, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किसी मिनिस्टर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये रॉयल चार्टर में लिखा गया है। इसलिए बीबीसी के जो मजबूत लीडर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल वगैरह, वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन कुछ जो है बहुत ही रीढ़ बिना, वो तो हर समाज में होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, वो झुक जाते हैं। पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो से जुड़ा हुआ सवाल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीरज, मैं रोहित का सहपाठी हूँ। अच्छा, आपका जो अंतिम प्रसारण था शॉर्टवेव पे, उसको मैंने फेसबुक पे देखा, और वो एक तरीके से बड़ा भावनात्मक मेरे लिए था, क्योंकि बचपन में जब हम पिताजी के साथ रहते थे तो उनका इंटरेस्ट जो था वो आकाशवाणी पे था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट था DA। तो सुबह जो न्यूज क्लास करती थी और वो उसका जो बीबीसी का कार्यक्रम उसके साथ क्लास करता था, तो कई बार खचर पचर करते हुए मेरा बीबीसी पकड़ गया।
तो अच्छा। बीबीसी जब पकड़ा तो मुझे लगा कि इस टेक्सचर में कुछ अलग चीज है, और बाद में सुनते सुनते फिर और समझ बनी, और फिर कॉलेज में आए तो पता लगा कि हाँ, बीबीसी ने लोगों को समझदार बनाने में और समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अभी इन दिनों में सरकारी मीडिया आकाशवाणी में दिहाड़ी करता हूँ, और मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस खांचे में या जिस नियमों के बकेट्स में बीबीसी ने ऑडियो फॉर्मेट में काम किया है, उस ऑडियो फॉर्मेट में आज और काम क्यों नहीं हो पाया है? न्यूज को लेके क्यों सरकार का क्या इतना कंट्रोल है कि न्यूज को वो प्राइवेट्स को नहीं दे रही है, या अगर प्राइवेट्स को दिया जाता है तो वो न्यूज भी क्या ऑडियो फॉर्मेट की ऐसी होगी जैसे टीवी पे चल रहे हैं? ओके, तो वो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो कंपैरेटिव स्टडी प्रसार भारती और बीबीसी की उसमें मैंने इसी सवाल को उठाया कि प्रकाश जावड़ेकर जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम प्रसार भारती को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बीबीसी की लाइंस पे उसको एडिटोरियल फ्रीडम देंगे। वो कभी हुआ नहीं। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत बनते हैं, लेकिन दरअसल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यकीन हमारा है नहीं। बीबीसी के जो ब्रिटेन के राज परिवार है या पार्लियामेंट है, एक उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपनी सरकार की भी आलोचना कर सकता है, खुल के करता है। ये तमाम जो फ्लॉज आपने कहे उसके बावजूद यहाँ एफएम को न्यूज प्रसारित करने की छूट नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों। टेलीविजन को आप न्यूज प्रसारित करने की छूट आपने दे दी है। जब से प्राइवेट टेलीविजन चैनल आए, कहा कि अब इससे कंपटीशन बढ़ेगा और तमाम पत्रकारिता में 4 चांद लग जाएंगे। आप देख ही रहे हैं 4 चांद लग रहे हैं टेलीविजन पत्रकारिता से। अगर ऐसे एफएम को भी दे देते, न्यूज उसमें कर देते फ्री, तो एफएम वाले कौन सा दायरा तोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये सवाल भी उन्हीं के लिए है जो सवालों का जवाब नहीं दे रहे।